हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपने बीपीएससी एईडीओ एग्जाम की तैयारी की शुरुआत कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी से, इसी वक्त से, इसी समय से तैयारी की जर्नी की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है आज और साफ साफ कहा है कि बीपीएससी एईडीओ एग्जाम 2025 को जनवरी में कंडक्ट कराएगा। इसी बीच हम लोगों ने भी दोस्तों गणित की क्लास का शुभारंभ कर दिया है, क्योंकि गणित जो है वो हमारा मेरिट बनाएगा, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आज हम लोग दोस्तों पहला ही चैप्टर एकदम बेसिक से उठा रहे हैं, जहां से आपको गणित का लेवल बढ़ाना होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे कि परसेंटेज से शुरू करिए। नहीं बाबू, मैं हमेशा नंबर सिस्टम से शुरू करता हूं और सबसे पहले मैं बच्चों को जानकारी देता हूं नंबर्स के बारे में, यानी सम्मिश्र संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, है ना। फिर हम लोग जानेंगे विभाज्यता का नियम जानेंगे, है ना। फिर उसके बाद एपी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद है ना दशमलव एवं भिन्न पढ़ेंगे, सरलीकरण पढ़ेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ेंगे, घन एवं घनमूल पढ़ेंगे, साथ ही साथ घातांक एवं करनी पढ़ेंगे, और स्पेशली दोस्तों अभाज्य, है ना, अभाज्य अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। इसमें एक और दो चैप्टर छूट रहा है, जैसे गुणनखंड पढ़ेंगे, यानी गुणनखंड की संख्या आती है एग्जाम में। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, यानी ये नंबर सिस्टम बाबू कम से कम तो, है ना, 13 क्लास तक, 13 से 14 क्लास तक चलेगा। यानी प्रॉपर देखा जाए, अगर एक वीडियो 1.5 घंटे का भी होता है तो करीब करीब 15 से 16 घंटा केवल और केवल नंबर सिस्टम में जाएगा। अगर आप नंबर सिस्टम को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो मैं इतना दावा ठोक सकता हूं कि अगर आप रेशियो और परसेंटेज को और अच्छे से समझ जाएंगे, रेशियो और परसेंटेज पढ़ लेते हैं ना, तो अरिथमेटिक का बाप और दादा जिसको कहते हैं वह है परसेंटेज और रेशियो, सबसे बढ़िया है। और बहुत सारे फिर ब्याज से भी सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ एवं हानि, सब चीज को पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन शुरुआत तो यहीं से होगा। जिसका पिलर मजबूत होगा तो उस पे 5 तल्ला बना देंगे, 10 तल्ला बना देंगे, है ना। प्रॉपर टिकाऊ होगा, आप उसको सह सकते हैं, बहुत सारे मेथड बताऊंगा तो आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आइए नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं, जीरो टू हीरो तैयारी करते हैं, वो भी बीपीएससी एईडीओ एग्जाम के पर्पस से, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के सिलेबस को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये आप लोग अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्रॉपर स्थिरता पूर्वक आप क्लास को देखिए। जैसे जैसे क्लास का वेटेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको हमारी क्लास की महत्वाकांक्षाएं, है ना, महत्व को दिखता जाएगा कि कितना ये क्लास महत्वपूर्ण है। और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज तब और दिखेगा, और जब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और ज्यादा मजा आएगा, जब आप एक से एक मेथड को खुद से मुजवानी बनाने लगेंगे, ठीक है। और बाकी जीके का भी मॉक टेस्ट आना शुरू हो जाएगा हमारे इस चैनल पे। और हम लोग शुरू जो करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं बाबू पेपर 2 का, है ना, पहला सेक्शन गणित का, जो कि लगभग हमारा मानना यह है कि 50 क्वेश्चंस गणित आएगा और 50 क्वेश्चंस हमारा रीजनिंग आएगा, ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। 50-50 मिलना चाहिए, है ना। अब जितना भी आए, वैसे तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि 50 गणित आएगा 50 है, बस मिला जुला के टोटल कितना आएगा, 100 आएगा। यानी देखा जाए तो 50 गणित और 50 रीजनिंग, यानी 100 नंबर के, यानी प्रॉपर देखा जाए तो यही हमारा मेरिट है। इसमें हम जितना ज्यादा स्कोर करेंगे हमारा मेरिट अच्छा आएगा और हमारा बीपीएससी सिलेक्शन करेंगे। आइए दोस्तों आप लोग इस क्लास का आनंद उठाइए, ये क्लास रिकॉर्डेड है तो आप इसको देखिए, फिर उसके बाद फिर प्रॉपर मैं रिकॉर्ड करके आपको क्लास दूंगा। ये पहले की क्लासेस को रिकॉर्डिंग पे हूँ, ठीक है। तो मिलिए, पढ़िए कि सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी विषय सूची क्या रहने वाली है, यानी आप लोग को मैथमेटिक्स के अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला भाग पढ़ने वाले हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, संख्या पद्धति। सब लोग पहला ही कॉपी में नोट कर लीजिएगा इस चीज को।
ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं ये आप लोग को मालूम होगा। अब नंबर सिस्टम के अंदर दोस्तों मैं टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं। जैसे हम लोग सबसे पहले संख्या के बारे में सीखेंगे, है ना, संख्या के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद साथियों हम लोग दूसरा पॉइंट में, दूसरा टॉपिक में हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूं। ठीक है, विभाज्यता का नियम सीखेंगे। इससे आपके मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को बेहतर आकार मिलेगा, बेहतर रूप मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सीखेंगे, है ना, यूनिट डिजिट। ठीक है ना। फिर उसके बाद दोस्तों जब हम लोग यूनिट डिजिट सीख लेंगे तब दोस्तों हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान देखेंगे, है ना, स्थानीय मान एवं जातीय मान देखेंगे। अंग्रेजी में इसको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इसी को दोस्तों अंकित मान भी कहा जाता है ना। कहीं कहीं आपको अंकित मान देखने को मिलेगा, जो फेस है वही है। ठीक है, बाकी हम लोग इसके अंदर अच्छे से डिटेल वे में पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा नंबर दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग भाजक पढ़ेंगे, डिवीजर पढ़ेंगे। ठीक है, भाजक। ठीक है, भाजक के बाद फिर दोस्तों हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे, सरलीकरण। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे। इसी के अंदर वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, है ना। आप लोगों को टेक्निक बताऊंगा कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है, वर्ग रूट कैसे निकाला यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग घातांक एवं करनी, इंडिसेस एंड सूट्स, घातांक एवं करनी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद साथियों घातांक एवं करनी हो गया। लगभग चैप्टर नंबर सिस्टम के अंदर मैं इतना पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसके अंदर और भी है, जैसे एलसीएम भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। ठीक है, और देख लीजिए लगभग 10-11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और दोस्तों अभी हम लोगों ने एक चीज मिस्टेक कर दिया, एपी, है ना, एपी यानी समांतर श्रेणी इसको कहते हैं हिंदी में। इसको हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे, है ना। हम लोग इसको दोस्तों यहीं पे पढ़ लेंगे, यानी ये स्थानीय मान के बाद हम लोग एपी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भाजक पढ़ेंगे, है ना, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग भाजक या फ्रैक्शन भी कहेंगे, है ना, भिन्न भी कहेंगे, यही टॉपिक का नाम भिन्न भी है। और दोस्तों एक लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, 11 नंबर मैं दूंगा, उसका नाम है अभाज्य संख्या। तो इतना दोस्तों लगभग हम लोग पढ़ने वाले किसके अंदर, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। इसको एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेस पढ़िएगा, है ना, ये प्रॉपर नंबर सिस्टम। अब हम लोग आएंगे दोस्तों मेन टॉपिक के अंदर, यहां से भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो है क्या ना, कितना, दूसरा नंबर, है ना। दूसरा नंबर नोट करिएगा, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह दूसरा चैप्टर होगा दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात एकदम सीरीज वाइज यही पढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके से मैथ पढ़ा भी जाता है, समानुपात, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे औसत, औसत लेवल पे पढ़ाऊंगा दोस्तों, ये सारा चैप्टर आपको इसी क्लास के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, चौथा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आयु संबंधी प्रश्न, एज प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी यानी पार्टनरशिप। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों प्रतिशत। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज पढ़िएगा, है ना। फिर उसके बाद साथियों अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थी अंग्रेजी में लिखते चलेंगे। ठीक है, 7 नंबर पे साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ एवं हानि। ठीक है, लाभ एवं हानि। ठीक है, एकदम बढ़िया अप्रोच बताऊंगा। 8वां नंबर साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं
साधारण ब्याज, ठीक है। अलग अलग पढ़ाऊंगा साथियों, बहुत सारे टीचर आपको एक ही साथ पढ़ा देंगे, लेकिन दोस्तों सबका एक अलग अलग कंसेप्ट है, सबके अंदर अलग अलग टाइप है, आपको सिखाता चलूंगा, ठीक है। 9 नंबर फिर चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको सिंपल इंटरेस्ट और इसको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चक्कर में डाल डाल के आपसे ब्याज लेगा ही है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट CI कहते हैं, इसको SI भी कहते हैं, मैं ज्यादातर तो SI और CI यूज करता हूं, ठीक है। चलिए 10वां नंबर, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे साथियों, एकिक नियम। एकिक नियम इसी के अंदर आता है साथियों, एकिक नियम के अंदर ही आ जाता है, इसी के अंदर आ जाता है समय एवं काम या कार्य। इसी के अंदर साथियों हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। समय एवं कार्य के अंदर ये प्रॉपर चैप्टर है। अगर आप कहोगे तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, 10 नंबर लेकर के समय एवं कार्य, और इसी के अंदर साथियों हम लोग क्या पढ़ लेंगे, पाइप एवं टंकी, पाइप एवं टंकी। और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे, एकिक नियम, है ना, एकिक नियम। फिर उसके बाद दोस्तों समय एवं दूरी, समय एवं दूरी। इसी के अंदर आपका हो जाएगा रेलगाड़ी, इसी के अंदर आपका क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जगह के कारण मैं इधर लिख देता हूं, रेलगाड़ी। धारा एवं नाव या नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम इसको कहते हैं, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, धारा एवं नाव यानी स्ट्रीम एंड बोट, है ना। दौड़, रेस तो पढ़ना नहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना काफी है। समय एवं दूरी पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 12 नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन। क्षेत्र मिति साथियों, मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे यानी 2D भी पढ़ेंगे और प्लस 3D भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 13 नंबर दोस्तों हम लोग बीजगणित पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, एकदम शानदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा साथियों, विश्वास रखना केवल। बीजगणित पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 14 लास्ट है दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, टाइम मिलेगा तो इसको पढ़ेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिश्रण या फिर इसी को एलिगेशन कहते हैं, मिश्रण या फिर इसी को एलिगेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये लगभग आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप लोग एक बार आराम से नोट करो, पहले देख लो इसको, ठीक है, पॉज करके नोट करिए और फिर उसके बाद अब आप इसको नोट करिए। तो दोस्तों अब हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के टॉपिक को शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं, है ना, और जय श्री गणेश करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग संख्या पद्धति का पहला टॉपिक संख्या के बारे में सीखेंगे, है ना। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने सिलेबस को अच्छे तरीके से अपना फर्स्ट पेज में नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों नंबर सिस्टम को समझते हैं। देखिए संख्या पद्धति, सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में सीखेंगे। तो सबसे जो ऊंचा स्थान पे संख्या है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। अब देखिए ये जो सम्मिश्र संख्याएं दोस्तों, इसका फॉर्मेट थोड़ा बहुत याद रखिएगा। इसके अंदर दोस्तों रियल पार्ट भी रहता है और इमेजिनरी पार्ट भी रहता है। जैसे a + IB, ये हमारा क्या हो गया, ये सम्मिश्र संख्या का, है ना, दिखाने का तरीका हो गया। i जहां दोस्तों इसको हम लोग आयोटा कहते हैं। i जहां हमारा क्या होता है, आयोटा होता है, और i का वैल्यू का मतलब होता है रूट के अंदर -1, ठीक है। इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अब इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला नंबर हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या। मैंने बोला कि इसके अंदर दो पार्ट है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। आई है तो आई का मतलब रूट के अंदर माइनस हो गया, रूट के अंदर अगर माइनस है उसको इमेजिनरी पार्ट कह देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक होगा हमारा वास्तविक संख्या, है ना, एक हमारा क्या होगा वास्तविक संख्या,
और दूसरा हमारा होगा काल्पनिक संख्या, अंग्रेजी में आप खुद लिखते चलिए, रियल नंबर, और ये इमेजनरी नंबर या वर्चुअल नंबर, काल्पनिक संख्या। क्लियर करते चलिएगा। अच्छा सर ये हो गया। देखिए अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे √2 माइनस, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, √2 आयोटा, है ना, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, √-1, है ना। ये मत कहना कि ये वाला होगा, क्योंकि ये रूट के बाहर निकल जाएगा, तो ये नहीं होता है, ठीक है ना। इसी के अंदर मैं कहूँ रूट के अंदर पाई, ये सब क्या है दोस्तों, आयोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक। इसके अंदर सारा एग्जाम्पल, सारा चीज हो जाएगा, आप जो बोलोगे, जैसे मैं बोलना चाहूँगा 4 -2, आप बोलोगे -√4, यानी निकल जाएगा कितना, -2 निकलेगा, -2 निकलेगा, ठीक है। तो जनरली √4 भी हमारा हो जाएगा क्या, रियल नंबर होगा, ठीक है। 2.5 हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, ठीक है, मतलब ETC, ठीक है, ETC, ठीक है, वहां भी हम लोग ETC कर देते हैं, ठीक है। इतना प्रॉपर क्लियर होगा। अब देखिए वास्तविक संख्या, देखिए अब इसका शादी हुआ तो अब इसके 2 बाल बच्चा, ठीक है, अब इसका शादी हुआ तो इसका 2 बाल बच्चा। अब देखिए अब वास्तविक संख्या का शादी हुआ तो 2 बाल बच्चा, तो यहां से पहले का नाम हो गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, क्या हो गया, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और दूसरे का नाम हो गया दोस्तों अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। अब हम बारी से दोस्तों समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर सवाल करते हैं कि बताइए परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या कौन है, तो बच्चे फंस जाते हैं कभी कभी। तो मैं तो नहीं फंसने दूंगा भैया, तुम छोटा से छोटा बात सीखो, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि मैं मान रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है और मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट डालेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या कहेंगे, एकदम फैक्ट वाली बातें लिखाऊंगा, ज्यादा हम लोग लैंग्वेज पे नहीं काम करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों कि यह P/Q के रूप का हो, ठीक है, P/Q के रूप में हो। दूसरा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे साथियों, Q = नॉट 0 हो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट नोट करिएगा साथियों, P और Q क्या हो, P और Q पूर्णांक संख्या हो, क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। अब सर पूर्णांक संख्या क्या होता है, आगे आने वाले चीजों में आपको पता लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे ये तीनों प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्या। अच्छा उदाहरण तो मैंने बताया ही ना, चलो ठीक है उदाहरण भी बता दूंगा अभी, पहले अपरिमेय सीख लेते। अपरिमेय संख्या, चलिए ध्यान दीजिए, उदाहरण लिखना है ना, उदाहरण मैं बता रहा हूं, नोट करना, उसके नीचे आप लोग लिख लेना एग्जाम्पल, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे P/Q का रूप का हो, जैसे अगर मैं कहूं कि 3 क्या है हमारा, 3/1 बोल सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा। देखो P/Q के रूप का है, Q नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0, Q = नॉट 0 कहने का मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, यानी अगर नीचे में 0 हो जाता है साथियों तो ये हो जाता है अनडिफाइंड। यानी आपको अगर कभी कहे 1/0 बराबर क्या होता है, अनडिफाइंड, है ना, या फिर 1/अनडिफाइंड बराबर क्या हो जाता है, 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये कंसेप्ट आप लोग 11th में पढ़ने वाले थे, फिलहाल यही रहिए, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ये चीजें, ठीक है। तो ये समझिए, और P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर और नेगेटिव वाला रेशनल नंबर और 0, ये सब क्या है। नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती की सभी संख्या है, तो गिनते हैं तो आप क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरीके से, ऐसा तो नहीं बोलते हैं आधा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को आना हो तो आप, अरे भाई काहे ना वो गोदी का बच्चा हो, काहे वो बहुत बड़ा हो, उसको गिनेंगे क्या, एक ही। ऐसा तो नहीं कि गोदी वाला बच्चा को आधा गिनते हैं, आधा नहीं ना गिनते हैं, उसको एक बोलते हैं, एक आदमी है ना, उसी तरीके से वही है, हाँ ठीक है। तो फ्रैक्शन में होगा, है ना, 3/1। अच्छा पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन पाई का 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा।
अच्छा रूट 2/, देखा जाए रूट 4/2 क्या हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या देगा, जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2/2 यानी 1/1 आ जाएगा, है ना। तो देखा जाए तो p/q के फॉर्मेट का है, q इक्वल्स टू नॉट जीरो, p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो नेगेटिव में भी आएगा तो कोई जीरो। अच्छा अगर मैं कहूँ जीरो, तो जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, जी हाँ, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्मेट में है, q इक्वल्स टू नॉट जीरो, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो बात ऊपर की नहीं कहा है, ये नीचे की बात कहा है ना, परिमेय संख्या। और दूसरा बात दोस्तों, p और q क्या हो, पूर्णांक होना चाहिए। तो बताना जीरो क्या पूर्णांक संख्या नहीं है, जी हाँ जीरो है, एक नहीं है, एक है। अगर वही अगर 2.5 का है तो पूर्णांक संख्या पे, है ना, संख्या रेखा आप लोग देखे होंगे, आप लोग दोस्तों संख्या रेखा आप लोग देखे होंगे, संख्या रेखा में क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना, संख्या रेखा। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है 0, 1, 2, यहाँ पे कभी देखे हैं 0.5 लिखा हुआ होता है ग्राफ के अंदर, लेकिन फिलहाल देखे होंगे ज्यादातर ऐसे ही लिखा रहता है। तो समझा जाए तो ये ऐसे, इस साइड में क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, इसी तरीके से, ठीक है। चलो तो हम लोग भी यही बात करेंगे, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या के अंदर कंडीशंस को लिख लीजिए। अपरिमेय संख्या क्या कहता है, तो अपरिमेय संख्या कहेगा जस्ट इसका उल्टा कहेगा, पहला p/q के रूप का हो, दूसरा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे q इक्वल्स टू नॉट जीरो हो, और मेन तीसरा पॉइंट जो है ये कहेगा कि p और q क्या होना चाहिए दोस्तों, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, पूर्णांक संख्या न हो। अगर हो गया तो भाई परिमेय है, अगर नहीं हुआ तो अपरिमेय है। उदाहरण के तौर पे इसमें लिख सकते हो, इसमें उदाहरण के तौर पे बहुत सारा लिख सकते हो, जैसे √3/2 पाई, रूट का तो वैल्यू नहीं निकलेगा, आप कभी भी संख्या रेखा पे √3 दिखे हो, नहीं देखे होगे, है ना। तो चलो पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर √2/7 या, है ना, इसके अंदर माइनस वाला भी लेके चल सकते हो, -5, है ना, इस तरीके से भी, ठीक है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये क्लियर है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उम्मीद करूं कि आप लोगों का प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग साथियों आते हैं, है ना, अब थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे प्राकृत संख्या। अभी अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसको बारे में सीखेंगे, नेचुरल नंबर। तो गिनती की सभी संख्याओं को दोस्तों प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, हम लोग ऐसा अनडिफिनिट का टर्म भी लगा सकते हैं या फिर डॉट डॉट छोड़ भी सकते हैं, यानी कि आगे बहुत सारा गिन नहीं सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, है ना, अगर पूर्ण संख्या का है तो बस प्राकृत संख्या में होल नंबर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको अंग्रेजी में होल, उसको नेचुरल, इसको होल। अब ये कहेगा कि बस इसमें जीरो अटैच कर लो, जीरो को एक साथ लगा दो, बस यही कंफर्टेबल हो जाएगा, है ना, बस यही आगे बढ़ता चला जाएगा साथियों, और ये चलता चलेगा और ये इनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है, ये पूर्ण संख्या कहता है, होल नंबर कहता है। फिर उसके बाद मैं कहा कि पूर्णांक संख्या, इसको अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, है ना, पूर्णांक संख्या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इसमें क्या है कि इस पूर्ण संख्या में माइनस ऋणात्मक को टच कर लिया जाए, माइनस ऋणात्मक वाले को टच कर लिया जाए, यानी कहने का मतलब पहले क्या है, 0, और थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, इधर क्या है, पॉजिटिव का है, इधर देखना -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 डॉट, इधर माइनस में है तो माइनस इन्फिनिटिव लगा देंगे। क्लियर, ये पूर्णांक संख्या हो गया साथियों, बेसिक से चल रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये नहीं है, एक एग्जाम में सवाल यहाँ से ये आ जाएगा आपके, ठीक है, ITI, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक में लगातार पूछे ही जाते हैं। सवाल ये रहेगा, पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कम ऋणात्मक कौन है। तो सबसे पहले ये बात समझो कि ऋणात्मक होता क्या है। तो ऋणात्मक को मैं रिलेट करना चाहूंगा आपके कर्जे से, यानी जैसे समझा जाए मैं एक कर्जदार हूं, आप भी एक कर्जदार हो, आपने किसी से 50,000 रुपया लिया है, मैंने किसी से 5,000 रुपया लिया है, आपने किसी से 50,000 रुपया उधार लिया और मैंने किसी से 5,000 रुपया उधार लिया है। तो बताना
सबसे ज्यादा कर्जदार कौन है? आप सर, मैं तो 5,000 हूं और मैं, आप 50,000 है, तो आप ज्यादा है मेरे से, तो आप ज्यादा हैं, है ना। तो कर्जदार का मतलब हो गया ऋणात्मक, ठीक है। तो मतलब अगर मैं -1 हूं, अगर आप -50 है, तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक वैल्यू आप हैं। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए, अगर मैं कहूं कि कम कर्जदार कौन है, अगर मैं कहूं कि कम कर्जदार कौन है, तो मेरे और सबको उंगली करेंगे, भाई 5,000 लिया, तुम 50,000 लिए हो, तो सबसे कम कर्जदार तो ये। लेकिन कर्जदार है ये भी, यानी सवाल ऐसा पूछेगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कम ऋणात्मक है, तो सबसे कम ऋणात्मक यहीं पे आता है, यानी -1। इसके पहले आएगा तो ये 0 आ जाएगा, जीरो ऋणात्मक ना ही धनात्मक होता है, 0 ना ही ऋणात्मक ना ही धनात्मक, तो ये सबसे कम ऋणात्मक होता है। तो यहां से ऐसे करके लिख लीजिएगा, सबसे कम ऋणात्मक, सबसे कम ऋणात्मक होता है। क्लियर बात? और सबसे ज्यादा तो भाई आगे बढ़ता चला जाएगा, आप जितना ज्यादा कर्जा लोगे उतना ज्यादा आप लोड लेते। क्लियर? इतना प्रॉपर बातें क्लियर होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं बताने वाला हूं, अब नोट करेंगे साथियों, सम संख्या, है ना, सम संख्या, इवन नंबर साथियों। तो जनरली सबको पता है, जो 2 से कट जाए, है ना, 2 से विभाजित हो जाए, कट जाए, जनरल भाषा में, है ना, जनरल भाषा में विभाजित हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, है ना, डॉट 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 आगे तक कंटिन्यू रहेगा इन्फिनिटी तक। सर 2 से विभाजित करने वाला, 2 2 का गैप पे ऐसा सब आता रहेगा जो 2 से विभाजित रहेगा, है ना। यानी कह दिया सर कि 2 का गुणज, यानी कह दिया जाए 2 का गुणज, यानी दुक्का पहाड़ा जितना बार पढ़ते जाओगे वो हमारा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। क्लियर है? और हमेशा देखिएगा सम संख्या का गैप घटाइएगा एक दूसरे का तो 2 आएगा, एक दूसरे का घटाइएगा तो हमेशा 2 आएगा गैप, ठीक है। तो हमेशा 2 गैप पे क्या होता है दोस्तों, सम संख्या होता है। अच्छा, विषम संख्या क्या कहेगा, तो देखना विषम संख्या, इसके गैप में जो जो नंबर छूट गया वो विषम संख्या हो गया, यानी जो 2 से नहीं कटा ऑड नंबर कहलाया, है ना। कुछ बच्चे क्या याद करते हैं ना, इसको मैं देखता हूं, मैं भी बचपन में यही याद किया करता था कि जो 2 से न कटे 3 से कट जाए। मेरे को याद था बचपन की बातें, लेकिन जनरली गलत बात है ना। जो 2 से विभाजित न हो, या फिर कह सकते हैं कि सम संख्या का उल्टा, है ना, सम संख्या का उल्टा, ये सब जनरल बातें हैं, बचपन में आप सीखते आ रहे हैं। जैसे एक हमारा क्या है, विषम संख्या है, एक हमारा क्या है, विषम संख्या। इसके ऊपर लॉजिक बताऊंगा आगे, एग्जाम में बवाल कर देता है एग्जामिनर, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एक क्या है, विषम संख्या है, 2 होगा, 2 तो एक सम संख्या है, और जो 2 से विभाजित हो गया उस विषम संख्या कहाँ से, तो 3, 4 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, 15, 15 दू 17, 2 19, है ना, 2 21, है ना, 2 23, और डॉट 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 आगे कंटिन्यू होता रहेगा, रुकने वाली बातें नहीं है ये विषम संख्या, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और बवाल आता है जो पूछा जाता है, एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं, देखिएगा यहाँ पर से, है ना, अभाज्य संख्या। इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक ही बना दिया साथियों, एग्जामिनर बड़ा अच्छा सवाल करते हैं, आपके एग्जाम में देखा जाता है, अक्सर पारामेडिकल के एग्जाम में देखा जाता है, आईटीआई के एग्जाम में देखा जाता है कि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या क्या है। तो इसका मैंने एक स्पेशल टॉपिक ही बना दिया है ना, जो नंबर सिस्टम के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। अभी जनरली थोड़ा बहुत सीखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब समझ रहे, अभाज्य, भाज्य मतलब कट जाना और अ मतलब न कटना, है ना। तो ये अभाज्य मतलब ये कौन सा समास हुआ, निज समास, नकारात्मक सोच हो जाए, है ना, समास भी पढ़िएगा मुझसे, तो निज समास की ये विवेचना कर रहा है कि अभाज्य, अन्याय, ये सब क्या है, निज समास है ना, जो जिसमें नकारात्मक की सोच आती है। तो अभाज्य मतलब कहता है साथियों कि जो एक से और स्वयं से, इसके अलावा किसी से नहीं, बात को सुनना, जो एक से और स्वयं से, इसके अलावा कुछ से नहीं, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों अलग अलग हो। जैसे अब इसका उदाहरण,
तो सर नंबर कितना से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि भाई स्वयं और एक से तो 0 कटता नहीं है, तो ये पहला 0 खत्म। एक पे आते हैं, क्या एक हमारा अभाज्य संख्या हो सकता है? आप बताओ। इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं और एग्जामिनर ऑप्शन में देता है, तो ध्यान देना, एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि पहला तो वह 1 से कटा और स्वयं भी 1 है, तो 1 से कटा। ये दोनों ही क्या सेम बातें हैं, और मैंने एक लाइन लिखा है अलग अलग होना चाहिए, तो एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या है कितना? 2 हमारा एक अभाज्य संख्या है, 3 हमारा अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है ना, क्योंकि वह 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। हमको केवल यही दो, उसके अलावा और किसी से कट जाए वो उल्टा, इसका उल्टा भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा। 4 नहीं होगा, 5 ले लीजिए, होगा। 6 नहीं होगा, 7, क्योंकि 6 दोस्तों 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो बहुत सारा, हमको तो केवल एक और स्वयं से देखना है ना। इसी तरीके से 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, है ना। फिर कितना होगा? 13, 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23 होगा, है ना, डॉट 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 आगे बहुत सारे होंगे। तो वो हम लोग प्राइम नंबर में आपको दोस्तों 1 डिजिट का, 2 डिजिट का याद कराने का बेहतरीन सीक्वेंस तरीका मिलेगा। अभी आपको ये सब इतना दूर तक ध्यान रखिए, 23, 24, 25 ये सब आपको नॉर्मली याद भी होगा। मैं आपको 200, 300, 400, 500 तक में याद करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये भाज्य संख्या हो गई, है ना। अब भाज्य संख्या को सीख लेते हैं, है ना। भाज्य संख्या क्या है, इसको डाल दीजिए हेडिंग, है ना। यहाँ पे डालेंगे क्या? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, क्लियर है ना। तो भाज्य संख्या दोस्तों, भाज्य संख्या कहने का मतलब जो 1 से कट जाए, स्वयं से कट जाए, साथ ही साथ दोस्तों अन्य संख्याओं से कटे। अन्य, देखिएगा मेरा लैंग्वेज लिखने का तरीका, मैं क्या लिख रहा हूं? अन्य संख्याओं से, अन्य संख्याओं से विभाजित, मैं ये बता रहा हूं अन्य संख्याओं से, मतलब जरूरी नहीं इन दोनों और इसके अलावा और भी जितनी संख्याएं हो सकती है उतना से विभाजित हो, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मुझसे ले सकते हो 4, 6, 8, 10, 12, है ना, 14, 15, 16, 18, 20, 21 ETC, है ना, आगे इन्फिनिटी तक लेकर चल जाएंगे, क्योंकि बढ़ता जाएगा भाई, जैसे जैसे नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये संख्या वाला पूरा कंप्लीट हो गया होगा, है ना। अब हम लोग दोस्तों टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग एक बार मैं दिखा देना चाहता हूं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है, पीछे की ओर, ताकि आप लोग नोट कर सको। चलिए, ये हमारे पहला है, पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। ये दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज और ये 5वां पेज। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग डालेंगे दोस्तों, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, यानी विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी जानने से क्या बेनिफिट होगा आपको? ये बेनिफिट होगा कि कैलकुलेशन बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहला रूल मैं सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा 2 का नियम, 2 का नियम, ठीक है। 2 का नियम क्या कहता है साथियों? 2 का नियम कहता है कि जिसका, है ना, जिसके, है ना, या फिर जो संख्या के अंत में, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे, जो 2 से पूर्णतः कट जाए, है ना, जो जिसको 2 से पूर्णतः कटना है उसके संख्या के, यानी जो संख्या के अंत में या फिर या फिर स्लैश डाल देता हूं इकाई अंक, है ना। इकाई अंक मतलब होता है लास्ट, है ना। इकाई अंक क्या हो साथियों? सम संख्या हो। क्या होगा? सम संख्या होगा, या 0 हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लिख लो, जैसे 204, लास्ट में क्या है? सम संख्या, ये यूनिट डिजिट देखो लास्ट में क्या है? सम संख्या है ना। तो ये पूरा संख्या कट जाएगा। और भी लंबा लेते हैं, ये एग्जाम्पल ऐसे करके लिख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास। 726,
है ना, ये 2 से कट जाएगा, ये भी पूरा संख्या 2 से कट, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है और ये नियम कहता है कि 0। ठीक है, तो इतना एग्जाम्पल इनफ मानू, क्लियर है ना, ये 2 का नियम। आगे सीखते हैं, है ना। हम लोगों को आगे सीखना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं इस चीज को रफ करता हूं। चलिए, हाँ, अब हम लोग दोस्तों 2 का नियम हो गया, है ना। इसी के साथ दोस्तों हम लोग 4 का नियम सीख लेते, लगे हाथ, है ना। 4 का नियम, 2 का नियम सीख लिए, अब 4 का नियम लगे हाथ सीख लेते हैं। 4 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या का, है ना, जिस संख्या का हमको चेक करना होगा कि वह 4 से कटता है कि नहीं, जिस संख्या का अंतिम अंतिम 2 अंक, है ना, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो या 2 अंक 0 हो, 2 अंक 0 हो, यानी 0 हो, तो वह क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा। ठीक है, 2 अंक 0 होगा या 2 अंक उसका 4 से कटने लायक होगा। तो उदाहरण के तौर पे आप मेरे से लिख सकते हो इसका उदाहरण, है ना, जैसे चेक करना होगा कि वह 4 से कटने लायक है कि नहीं है। तो देखिए 4 का नियम में बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, है ना, जैसे 2 2 3 6, ये क्या है दोस्तों, 4 से कट, अब आपको पता है, अब आपको कहेंगे कि क्या ये 4 से कट जाएगा, भाग देने के लिए कहेंगे, बिना भाग देले बताओ कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब दोस्तों याद करिएगा, लास्ट का 2 डिजिट हम लोग उठाएंगे, है ना, लास्ट का 2 डिजिट उठाएंगे और 4 से भाग देंगे, तो आपको पता है 2 डिजिट तो आराम से काट सकते हैं, चर के पहाड़ा में 2 डिजिट तक आ जाता है, 40 तक आ जाता है। तो देखा जाए 9 चौको 36, यानी कट जा रहा है, 36 पूरा पूरा कट रहा है, यानी ये पूरा 2336 पूरा पूरा कट जाएगा 4 से। या लास्ट का 2 डिजिट आ जाए, जैसे आ जाए 1700 आ जाए, तो क्या ये संख्या पूरा पूरा कटेगा? जी हाँ, पूरा पूरा कटेगा, है ना। और मैं बता देता हूं, जैसे 41 2 क्या ये संख्या कटेगा? जी हाँ, 4 दूना का 8 एकम 8, यानी ये संख्या भी कट जाएगा। तो ये 4 का नियम हो गया। जस्ट दोस्तों यही दोस्तों हम लोग आगे बढ़ा देंगे, तो मैं आपको 16 का नियम बता देता हूं, है ना। 16 का नियम भी सेम है, 16 का नियम नहीं, 8 का नियम, इसके बाद 8 का नियम सीख लेते हैं, है ना। 4 के बाद 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहेगा साथियों, जो प्रोसेस किए हैं बस वही प्रोसेस रहेगा। वो कहेगा कि जिस संख्या का अंतिम संख्या का अंतिम 3 अंक लेंगे, अब अंतिम 3 अंक 0 या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो समझ जाइए कि वह पूरा पूरा संख्या 8 से कटने वाला है। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास हो जाएगा 17,040, है ना। 17,040 ये क्या है, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे साथियों, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, तो 3 डिजिट को जब 8 से भाग देंगे 040 में, तो देखा जाए 0 आगे में तो 0 का कोई महत्व, यानी 40 है, तो 8 5 40, यानी पूरा पूरा कट रहा है, ये पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है, प्रॉपर देखा जाए तो क्लियर है। अगला मैं बताता हूँ 76 80, और लिख लो 76 80, ये भी दोस्तों क्या है, पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा, देख लीजिए। देखो ना, 8 8 64 लगाओगे ना, 4 गिरेगा,
40, 8 5 40, यानी पूरा 3 डिजिट लेना है। 3 डिजिट कट गया तो समझो कि पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 8 के बाद जस्ट इसी के नीचे 16 ले लो, है ना, क्योंकि इसी का सीक्वेंस है 16 का नियम। तो 16 के नियम में क्या करेंगे साथियों, बस एक और बढ़ा देंगे। यानी क्या करेंगे, उस समय 8 में क्या, 4 में क्या लिए 2 अंक, 8 में कितना लिए 3 अंक, और 16 में क्या लेंगे साथियों 4 अंक, है ना। तो यहां पे लिख देंगे जिस संख्या का अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक क्या हो, 0 या 16 से पूर्णतः विभाजित हो। ये रूल आप लोगों को ध्यान रखना, ये 16 का रूल हो गया। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। अब मैं आगे बताता हूं आपको किसका दोस्तों, 3 का सीखेंगे। किसका सीखेंगे, अब डालिएगा 3 का नियम, है ना। 3 का नियम सेम है, जो 3 का नियम 9 का नियम एकदम सेम है, डिट्टो सेम है। अब क्या कहेगा, जिस भी संख्या को हमको चेक करना है, विभाज्यता का जांच या विभाज्यता का नियम, अब चेक करना है कि कोई संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब क्या करिए कि, है ना, जिस, या फिर लिख देंगे संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, यदि 3 से विभाजित है, तो संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यही बात कहा गया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं, है ना, उदाहरण के तौर पे आप लिख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे आप लेके चल सकते हो दोस्तों 3 का कोई एक नियम, जैसे 726 ले लो। अब आपको बताना है क्या ये संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखो 726, देखो टेक्निक देखो, आपको काटना है 3 से। आप डायरेक्ट क्या करो ना, अंके को काटते चलो। आप क्या करो, अंक को काटते चलो। जैसे देखो जोड़ना है, पहले क्या करना, पहला प्रोसेस मैंने क्या लिखा, संख्या के सभी अंकों को जोड़ो। तो 7 2 9 और 9 6 15 आया, है ना। 15 बटा में 3। अगर ये भी बड़ा, जोड़ने के बाद फिर भी बढ़ा रहा है, तो आप इसके अंक को भी जोड़ दो। कितना आ जाएगा, 5 1 6। अब 3 से भाग दो। क्या ये, अगर ये पूरा पूरा कट गया, तो ये कट रहा है एक्चुअली में, तो ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 100% श्योर है। समझ में आई बात है। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने क्या किया, पहले अंकों का संख्या को जोड़ा। तो जोड़ा तो क्या, 7 2 9 6 15 आ गया। अब बहुत बड़े लंबे लंबे संख्या आएंगे तो बहुत बड़ा बढ़ाएगा, उसको भी जोड़ना सीखो। यानी अब इसको भी जोड़ सकते हैं, 5 1 6, कितना आ गया 6, 6 बटा में 3 करेंगे। सिंगल डिजिट तक ला करके उसको कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक आपसे पॉसिबल हो भाग लगाने का। या फिर इसी चीज को ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे 6 3 दूना का 6 खत्म, 7 2 9 जोड़ना है, 7 2 9 जोड़ना है, तो फिर 9 आ गया, यानी 3 3 9 खत्म, यानी पूरा पूरा कट गया, है ना। अगर नहीं कटेगा तो रिमाइंडर बच जाएगा और कटेगा भी नहीं। जैसे मैं और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे हमारे सामने है, अगला है 17 31। ये देखो अब क्या ये कटता है कि नहीं कटता है। देखो सबसे पहला प्रोसेस, 3 तो पूरा पूरा खत्म हो गया, 7 2 9 ये भी कट गया, यानी देखा जाए। या फिर ऐसे कर दो, 7 1 8 8 3 8 3 11 1 12 12 कट जा रहा है, जी हाँ पूरा पूरा कट जा रहा है। 5400 देखा जाए, ये भी कट रहा है, 5 4 9 प्लस 0 तो 9 आएगा, 9 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये 3 का नियम हो गया। उसी तरीके से साथियों एकदम सिंगल पीस है 9 का नियम। जस्ट अंकों का योग हम लोग यहाँ 3 से विभाजित कर रहे हैं, 3 के नियम में, वहां 9 के नियम में 9 से विभाजित करना होगा, है ना। 9 का नियम, 9 का नियम, 9 का नियम में क्या होगा, बस वही चीज लिखेंगे, है ना। संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो
तो संपूर्ण संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, हाँ। तो इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे आप लोग चेक करके बताना कि क्या वह 9 से विभाजित है कि नहीं है। देखिएगा 34 326, क्या ये 9 से विभाजित है? आप लोग बताना। 34 326, क्या करिएगा, अंकों को जोड़िएगा। तो 4 3 7, 7 3 10, 2 12, 12 6 18, 18 9 से कटता है? जी हाँ कटता है, यानी ये पूरी संख्या कट जाएगी 9 से। और बताओ 729 क्या 9 से कटता है? क्या 729 9 से कट जाएगा? तो आप बोलोगे सर 7 2 9 9 9 18, कट जाएगा। ठीक है, यानी 729 भी 9 से कटने लायक है, क्योंकि सर ये 729 9 का क्यूब होता है। ठीक है, तो लगभग चीजें आप लोग समझ गए, प्रोसेस समझ में आना चाहिए। बाकी इसके ऊपर हम लोग प्रश्न भी करेंगे, धीरे धीरे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए करते चलेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का रूल। तो हमने किसका किसका देख लिया दोस्तों? हमने देख लिया 2 का, देखा 2 के पूरा 2 4 6, 2 4 8, फिर उसके बाद 3 9, फिर उसके बाद दोस्तों 2 और 3 का देखा ना। जस्ट वही कहेगा कि जो संख्या है ना, अब वही आ जाएगा दोस्तों 6 का नियम। 6 का नियम, 6 के नियम पे ही दोस्तों सारा नियम आपसे बन जाएगा, 6 के नियम के जैसा ही। बताना 6 को हम लोग क्या कह सकते हैं? यहां देखना, 6 को ऐसे ही नोट बनाते चलना। ये 3 गुने 2 कितना होता है? 6 होता है। तो इस संख्या को, जैसे मान लिया कभी कहेगा कि बताइए एक संख्या रहेगा 12 से विभाजित है, और उसमें कोई एक संख्या गैप किए हुए रहेगा। अब 12 को आपको ध्यान रखना होगा, चढ़ती है 12, 4 का रूल और 3 का रूल। तो जो संख्या में दोस्तों 3 का और 2 का रूल लग जाए, वो दोस्तों 6 के नियम को भी पालन करेगा, है ना। यानी यहां लिख सकते हैं कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों के नियम का पालन करती है, दोनों के नियम का पालन करे, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे पहला ही एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूं 726 का। 726 का आप देखना साथियों, 726 सबसे पहला देखना, इसका लास्ट में क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये तो संख्या 2 से विभाजित है। देखना 7 2 9 अच्छा 15, यानी ये संख्या दोस्तों 3 से भी विभाजित है। किससे विभाजित है? ये संख्या 3 से, यानी ये दोनों से विभाजित है, यानी ये संख्या 6 से भी विभाजित है। ये संख्या 6 से भी विभाजित है। ऐसा कोई 6 का ऐसा कोई जो ऐसा संख्या बता दो जो 6 से कटता हो और 2 से नहीं कटता, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी जो भी संख्या 6 से कटती है समझ जाना वो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, दोनों से कटेगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों, उसी तरीके से अगर आप मुझसे कहोगे 12 का नियम है ना, 12 का नियम, तो 12 का नियम होता नहीं है, 12 का नियम होता नहीं है। यह दोस्तों 4, ये क्योंकि 4 गुने 3 इसी तरीके से तोड़ना है ना आपको, इस नंबर को इस तरीके से तोड़ना है कि आपको जो तोड़िएगा उनका आपको रूल पता हो। जैसे 4 और 3, तो 4 का हमको पता है कि लास्ट का 2 डिजिट या तो 0 या तो क्या होना चाहिए? 4 से विभाजित। 3 कहता है कि सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो दोस्तों 12 होना चाहिए। ठीक है, इस पे आधारित प्रश्न होगा, मजे से होगा, एकदम जबरदस्त होगा। ठीक है, तो ये तो खैर 12 का नियम समझ में आ गया ना। अभी देखिए ये तो हो गया, 6 का नियम समझ में आ गया। अभी देखिए दोस्तों आगे बढ़ते, 5 का नियम सीखो। तो 5 का नियम कुछ टफ है नहीं। 5 का नियम, 5 का नियम कहेगा संख्या के अंत में 0 या 5 हो, संख्या के इकाई स्थान पे है ना, इकाई स्थान पर 0 या फिर 5 हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 5 से कट जाएगी। कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण बहुत सारा हो जाएगा, जैसे 520, 5 5 2 1 1
0 है ना, 5 5 है ना, 1 1 2 6 5, ये सब क्या संख्या 5 से कटने वाली है। लास्ट का केवल देखना 0 और 5 होना चाहिए। अच्छा, इसी के बाद आ जाता है दोस्तों 10 का नियम, है ना। यहीं पे तो 10 का नियम कुछ नहीं, जिसके अंक में, जिसके यूनिट डिजिट पे 0 हो, है ना, तो वो 10 से विभाजित हो जाएगा। 10 का नियम क्या है? तो 10 का नियम कहता है संख्या के इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए बस। यानी ये सब देख रहे हैं, ये सब 10 से कटने लायक है। संख्या के इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे 0 हो। जैसे उदाहरण के तौर पे कितना हो जाएगा? हो गया, आप 10,000 ले लो, है ना। ये सब क्या है? 10 के नियम का रूल को फॉलो करता है। इसी के बाद आता है दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट 11 का नियम। बहुत सारे बच्चों को 11 का नियम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। 7 का कोई नियम नहीं होता है, सही बच्चे ध्यान देना, ठीक है। होगा तो मैं आपको जरूर सिखाता, ठीक है, अभी तो मेरे पास नहीं है इसीलिए। 7 11 का नियम कहता है अगर किसी संख्या का, पहले लिख लो इसको, पहले लिख लो फिर उसके बाद समझा दूंगा। 11 का नियम कहता है अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर, देखिएगा नोट करिएगा, विषम स्थानों पर, विषम स्थानों पर अंकों का योग, अंकों का योग तथा 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 सम स्थानों पर, सम स्थानों पर जो अंक होगा उस अंकों का योग, उस अंकों का योग, अंकों का योग का अंतर, अंतर यदि 0 या 11 हो तो वह संख्या, वह संख्या 11 से विभाजित, विभाजित होगी। एक बात नोट करना साथियों, कुछ देर के लिए मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से आगे हटता हूं। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई संख्या 12 से विभाजित है, समझना बात को, अगर मैंने बोला कि कोई संख्या 12 से विभाजित है, इसका मतलब आप समझ जाना साथियों कि मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वह 4 से भी विभाजित है और 3 से भी। अगर मैं बोल दिया कि कोई संख्या 6 से विभाजित है, इसका मतलब वह 3 से विभाजित है, वह 2 से विभाजित है। अगर मैं बोल दिया कि कोई संख्या 24 से विभाजित है, इसका मतलब समझिए कि वह 8 से विभाजित है, वह 3 से विभाजित है, 8 3 24 होता है। तो बात कहीं ना कहीं फैक्टर वाली बातें बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में, कंपटीशन तक के एग्जाम में आपको हेल्प करने को मिलेगा। आप इस तरह के सवाल, है ना, इस तरह के सवाल मैं कराऊंगा, 1 2 कराऊंगा, 2 3 कराऊंगा, फिर बाकी आप लोग अपना जितना बनाना होगा कराते रहना, बन जाएगा, सब सवाल बनेगा, ठीक है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सवाल बनेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण मैं समझाना चाहूंगा आपको, कुछ उदाहरण मैं ले लेता हूं। जैसे उदाहरण मैं लिखना चाहूंगा, अब कोई एक संख्या ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मेरे सामने है 17,921 2, 17,921 921 2, ये एक संख्या है, ये एक संख्या जो मैं कहता हूं कि ये 11 से कट जाता है, ठीक है। लेकिन सर कैसे आप बता पा रहे हैं कि 11 से कट रहा है? देखो मैं थोड़ा देर के लिए आप लोग को समझाने के लिए मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं। देखो 17 19 इतना ये संख्या है, तो समझो बात को। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बाबू कि किसी संख्या के विषम स्थान, और एक मैंने बोला सम स्थान। सम स्थान का मतलब पोजीशन, कहाँ बैठा हुआ है। तो ये क्या है? पहला, ये क्या है? दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। यानी ये पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, छठे स्थान पे। इसी तरीके और होगा तो 7वां 8वां 9वां 10वां करते चले जाएंगे। तो फिलहाल ये कह रहा है विषम स्थान। विषम स्थान मतलब ये विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, इसीलिए विषम वाले को हमने ऊपर लिखा और सम वाले को हमने नीचे लिखा, क्योंकि एक एक का गैप करके सम और विषम होता है, ठीक है। तो कहता है कि विषम स्थान पे जो अंक है उसका योग करिए, यानी इसके स्थान पे, इसके स्थान पे, ये विषम है, ऊपर वाला विषम है, तो 1 9 1 10 और 1 11, यानी कितना आ गया? 9 1 10 1 11 आया। ये किसका आया? विषम वाला आया, विषम वाला आया, ठीक है। सम वाला कितना आएगा? 7 2 9 2 11, यानी ये भी क्या आया? विषम वाला, सम वाला आया। मैंने दोस्तों सम वाला स्थान पे जितना भी अंक अवेलेबल है उसको जोड़ा,
जैसे दूसरे पे 7 है, चौथे पे 2 है और छठे पे 2 है, तो 4 7 11 जोड़ने पर 11 और विषम में 1 9 1 यानी 11। अब कहता है कि ठीक है, सम के स्थान पे अंकों का योग और विषम के स्थान पे अंकों का योग, दोनों का अंकों का योग निकाल लिए, का अंतर यानी दोनों के अंकों का योग जो जो आया उसका अंतर करिए। अगर अंतर दोस्तों 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, 0 आए या फिर 11 आए, तो समझ जाना कि यह संख्या पूरा 11 से कट जाएगा, भाग देने का कोई जरूरत नहीं। और ये संख्या देखो, इसका घटाएंगे, 11 में से 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये संख्या दोस्तों पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर बात? बात प्रॉपर एकदम समझ में आ रही है? यही बातें हैं दोस्तों। जैसे ठीक है, अगर मैं कहूं दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई संख्या है जो 11 से कट रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि सर सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान पे जितनी संख्याओं का योग है और विषम स्थान पे जितनी संख्याओं का योग है, अगर उन योग को घटा दिया जाए, अगर 0 वह उसका अंतर या तो 0 आए या तो 11 आना चाहिए। अगर 11 से कट रहा है तो या तो 0 या तो 11 आना ही चाहिए, अगर कट रहा है सर तब। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? बोलिए, है ना। एक और मैं लिख देता हूं, जैसे आप लोग एक बार चेक कर लो, 78 78 15 17, ये एक नंबर मैंने दे दिया, एक बार चेक कर लो, या तो 0 या तो 11 आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं बोल दिया कि ये 11 से कट रहा है, यानी इसका सम स्थान पर का अंकों का योग और विषम स्थान पे अंकों का योग अगर अंतर करते हैं तो 0 या तो 11 आएगा ही आएगा, निश्चिंत है। तो देखा जाए तो आप लोग कर लेना, जैसे देख लो मैं कर देता हूँ, 7 अल्टरनेट करके जोड़ दो ना ऐसे, 7 1 9 सॉरी 7 1 8 8 1 9, यानी कितना आ गया 9 आ गया। और दूसरा 8 5 13 13 7 13 7 20, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो देखा जाए 11 तो है ही, 11 रूल कहता ही है, ये 0 आ गया, ये 11 आ गया, दोनों का रूल मैंने समझा दिया। तो ये यहाँ से आपका 11 का नियम प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी मैंने कंप्लीट किया। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल के अंदर, उसको भी सीखना चाहिए, ठीक है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली कंप्लीट, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये केवल आपके कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए था, है ना। अब देखा जाए कुछ कंसेप्ट है, जैसे कहेगा सवाल, दोस्तों सवाल को समझिएगा, कुछ कंसेप्ट है, जैसे कहेगा कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने के बाद बनी संख्या को जोड़ा जाता है, यानी जैसे मान लिया जाए कोई एक संख्या 23, कोई एक संख्या 23, इसको उलटेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 32। तो अगर इन संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या होता है, वह क्या होता है सदैव 11 का गुना जाएगा, ठीक है, सदैव 11 का मल्टीपल आएगा, जो भी होगा मल्टीपल आएगा। तो इस परिस्थिति में उस संख्या के अंकों का योग, यानी उस संख्या के अंकों का योग यानी कि 2 + 3 कितना होगा, वही निकालने के लिए बताया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ कि मान लिया जाए x और y ये 2 अंकों का संख्या है, इसको उलट दिए y + x, ठीक है। अगर इसको जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा दोस्तों 11 का मल्टीपल ही आएगा, ऑलवेज 11 का मल्टीपल आएगा, नो चेंज, है ना, ऑलवेज आएगा। और आएगा तो आपसे ये पूछेगा कि बताओ ये जो अंक है x और y, इसके अंकों का अगर जोड़ेंगे तब कितना आएगा, तो अंकों को जोड़ने के लिए संख्याओं का योग बटा में 11 कर देंगे। उसी तरीके से दोस्तों कभी अंतर देगा, ठीक है, यदि किसी संख्या और उसके उलटने के बाद बनी संख्या का अंतर, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अंतर सदैव क्या होगा 9 का गुणज होगा, लिखा हुआ है हमेशा, सदैव ऑलवेज 2 अंकों का रहेगा तब 9 का गुणज होगा। तब उस परिस्थिति में दोस्तों हम लोग क्या निकाल पाएंगे, अंकों का अंतर निकाल पाएंगे और संख्याओं का अंतर बटा में 9 करेंगे, ठीक है। जैसे सवाल देखिए, सवाल करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि 2 संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या है और उसके बाद उलटने के बाद बनी संख्या क्या है 99 का योग जो है 2 कह रहा है एक संख्या ये है और एक संख्या ये है ना, ये सीधा है और इसको उलट दिए तब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, इतना आता है। बेसिक एक बता रहा हूँ बेसिक। अब बताना, जैसे हम लोग 10 को क्या, जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 65 को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे ना लिखते हैं 6 × 10 + 5, ऐसे ना लिखते हैं। 10 को क्या लिखते हैं 1 × 10 + 0। अच्छा 15 को कैसे लिखते हैं 1 × 10 + 5, यानी ये क्या इकाई, ये इकाई जुड़ता है, दहाई मतलब 10 से गुना होगा और दहाई स्थान पे क्या है 6 है, तो दहाई यानी 10 और 10 से कौन होगा गुना 6। यानी अगर मैं कहूँ कि ये x और y है तो ये क्या इकाई स्थान पे दहाई पे कौन है x है और x हमेशा क्या होगा 10 से गुना होगा
और जुटेगा कौन, y जुटेगा। इसी तरीके से अगर इसको उल्टा करेंगे तो अब इकाई स्थान पे कौन हो गया, दहाई पे कौन हो गया, y हो गया। तो दहाई यानी 10 के साथ y गुना होगा और इकाई पे है x, तो अब ये हो जाएगा। यानी x और y के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस y, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 10y प्लस x बराबर क्या लिखेंगे, 99। तो x वाले टर्म को एक साथ जोड़ दो, देखो कितना आएगा, 11y, और इधर देखोगे प्लस 11x। हमको चाहिए क्या, अंकों का योग। अगर हम x और y अंक माने हैं तो हमारा जो मेन मकसद है x प्लस y ज्ञात करना। बराबर क्या है, 99। क्या होगा, 11 कॉमन होगा, x प्लस y आएगा, बराबर कितना होगा, 99। यानी देखा जाए तो यानी x प्लस y कितना आ गया हमारे सामने साथियों, 9 आ गया। और मेरा मकसद भी यही था, अंक कौन है, x और y से मिलकर के कोई संख्या बना है। अंक x और y है और बना जो वो संख्या बना, तो अंकों का योग हमसे पूछा, देखो अंकों का योग, और अंकों का योग हमने ला दिया 9। तो उसी चीज को बताने के लिए है ना, यही चीज को इतना न किया जाए, डायरेक्ट बताया जाएगा कि ऑलवेज वो कितना होगा, 11 का मल्टीपल होगा, और जो योग होगा हमेशा योग संख्या और उसके बाद उलटने की संख्या का योग हमेशा दिया हुआ रहेगा, और उसको किससे भाग देना, 11 से। जब आपसे योग पूछा जाए तब तो कितना होगा, 9 आंसर होगा। ठीक है, जैसे अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 अंकों की संख्या उलटने के बाद बनी संख्या का योग 132 है ना। कितना से भाग देंगे, ऑलवेज 11 से भाग देंगे, और ये क्या देगा, अंकों का योग देगा। कितना हो जाएगा, एक बार में, और ये दोबारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। पिछला वाला में क्या था, 9 था ना, 9 हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा टिक कर दूं अच्छा से। चलिए, ये भी अगला उसी टाइप का है। कहता है कि यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने के बाद संख्याओं का योग, ये गलत है क्योंकि 3 अंक में कभी होगा नहीं, 2 अंक की बात कही जा रही है ना। कोई भी संख्या अगर 93 और 39 जोड़ते हैं, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अंकों का योग पूछा जा रहा है, x प्लस वाई पूछा जा रहा है, अंकों का योग। तो 253 को योग है तो 11 से ही भाग देंगे, यानी मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा साथियों, 23 आ जाएगा। जस्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 आ जाएगा, है ना, 23 आंसर आएगा, कुछ टफ नहीं है। अंतर वाले में क्या करेंगे, अंतर वाले में 9 से भाग देना है, योग वाले में 11 से, अंतर वाले में 9 से। जैसे देखो, 2 किसी संख्याओं का, 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके बाद उलटने यानी पलटने पर या उलटने पर बनी संख्या का अंतर, अंतर तो अब हम निकालेंगे क्या, हमेशा अंतर, और ये 63/9 होगा, 9 सत्ते 63। आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 होगा। क्लियर बुझा रहा है ना, बनाइए और आप लोग क्लियर कर लीजिए, देखो बनाते जाइएगा तो क्लियर होता जाएगा। ये सवाल भले ही मैं गलत कहूंगा क्योंकि 2 संख्याओं का, 2 अंकों का संख्या का अंतर अगर 3 अंक का है तो ये गलत बात है, ये संख्या गलत है, ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, इस सवाल को थोड़ी देर के लिए हम लोग नहीं रखेंगे। ये भी वही है, ये भी वही है। ठीक है, फ्लो में गलत गलत टाइप कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब ये सवाल देखिए, कहता है 2 अंकों से बनी संख्या अंकों का योग का 7 गुना है। ठीक है, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। मान लिया जाए ये x और y क्या है, एक संख्या है, हमने माना है अपने मन से x और y क्या संख्या, इसमें अंकों कितना x और y है। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या जो है, यानी 2 अंकों से बनी जो संख्या है वह दोस्तों अपने अंकों का, यानी अपने अंकों का योग कितना होगा, x प्लस वाई का 7 गुना है। क्या क्या, 7 गुना है, यही बात है। जो संख्या है वो अपने अंकों का योग का क्या है, 7 गुना है। आगे पढ़ेंगे, अंक पलटने से प्राप्त मूल संख्या से 18 कम है। 7 गुना है अंक पलटने से, यानी दोस्तों अब क्या कह रहा है कि अगर अंक पलट दिए तब दोस्तों मूल अंक से, है ना, मूल अंक से कितना है, 18 कम है। यानी दोस्तों मूल अंक से 18 कम है, मूल अंक से ना कम है, यानी कौन बड़ा होगा, यही बड़ा होगा, x और y ही बड़ा होगा। देखो कम या बेसी, कम या बेसी का मतलब है, कम या बेसी का मतलब है अंतर। तो एक पहला इक्वेशन ये मिला, एक दूसरा इक्वेशन ये मिला। तो देखा जाए हमको वो संख्या निकालना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है। तो
तो आपको अभी अभी क्लियर है ना, अभी अभी क्लियर है ना। एक बात याद करना, अभी अभी एक बात अभी सीखे हो कि संख्याओं का अंतर, ये देखो, दो किसी संख्या और उसके बाद उलटने की संख्या का अंतर अगर दिया रहे तो उस अंकों का अंतर निकाला जा सकता है। जी हाँ, 9 से डिवाइड करके। बस देखो यहाँ पे एक बात नोट करना, यहाँ पे नोट ये करना कि कोई एक संख्या है x और y और उसको उलटने के बाद संख्या का अंतर कितना है, 18 है। यानी आप मुझे बताना संख्या का यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा, बताओ। 9 से भाग देंगे तो 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बोलो अब भैया ये बताना, अब ये बताना x माइनस वाई का डाटा हमको मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, x माइनस वाई का डाटा मिल गया है। और आपके सामने साथियों एक और चीजें हैं, है ना। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई पुट कर सकते हैं कि नहीं, बताना। यहाँ से थोड़ा सा इसको भी अब गुना किया जाए अंदर में, है ना। बहुत देर से ये रुका हुआ था, थोड़ा सा इधर x वाले टर्म को इधर करेंगे तो ये 7x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, यानी 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, और ये उधर जाएगा तो 6xy, है ना। तो x बटा में y मेरे ख्याल से कितना आ गया साथियों, 2 बटा में 1 आ गया। अब भाई 2 बटा में 1 आ गया। अब बात ये है कि बताना x का वैल्यू हम कितना बोल सकते हैं, 2k बोल सकते हैं, और y का वैल्यू 1k बोल सकते हैं, है ना। तो बताना यहाँ पर घटाना, तो 2 में से 1 जाएगा, k बचेगा, k का वैल्यू कितना आ गया 2। हमसे पूछा क्या, संख्या, तो बताना x का वैल्यू कितना हो गया 4 और इसका वैल्यू 2, यानी x पहले है तो 42 वह संख्या हो जाएगी, है ना, यानी 42 वह संख्या हो जाएगी। बोलिए आप लोगों का भी 42 आ गया, क्योंकि x का डाटा हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन में भरा ना, x माइनस वाई बराबर 2 है, यानी x का डाटा हमने इस वाले से क्या निकाल दिया, x रेशियो y निकाल दिया, 2 बटा में, यानी x का वैल्यू 2k तो बोल सकते हैं और y का वैल्यू 1k, यानी कि मल्टीपल ऑफ 1 और ये मल्टीपल ऑफ 2। तो बस k का वैल्यू यहाँ से रख दिया, यानी कि अंतर है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई यानी 2k माइनस 1k, यानी k बराबर क्या है 2k 2। तो k का वैल्यू जब 2 यहाँ पुट करेंगे 4, यहाँ पुट करेंगे 2 तो 4, और ये x के जगह पे 2 और y के जगह 2, संख्या क्या हो जाएगा 42, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहेगा क्वेश्चन नंबर 8 की एक संख्या 3/4 का 2/5 यदि 204 है तो संख्या क्या है। तो देखा जाए साथियों, मान लिया जाए संख्या x है, उसका 3/4 का मतलब 3/4, का मतलब गुना 2/5 निकालेंगे, कितना आएगा 204 आएगा। तो हमको x का वैल्यू यानी वो संख्या निकालना है। तो मेरे ख्याल से आप क्या करो, 2 से काटो पहले, ये 1 0 2, ये फिर 3 से कटेगा, कितना बार में, 3 3 9 4 3 12, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 को 20, यानी कि 4 दूना का 8 8 और 3 दूना का 6, 680 दोस्तों आंसर आ जाएगा। यानी जो संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों, 680 थी। संख्या कितनी थी दोस्तों, 680 थी। प्रॉपर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सवाल पढ़िए और आंसर बताइए। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, आप लोग अगला सवाल देखें। कहता है एक संख्या जो है दोस्तों 54 से उतना ही अधिक है जितना कि 82 से कम। तो मान लिया जाए कि वह संख्या क्या है, वह संख्या मान लीजिए आपकी वह संख्या क्या है, x है। कहता है 54 से उतना ही अधिक है, 54 से अधिक है, यानी अगर मैं कहूँ यानी 54 से अधिक है, मैं कहूँ कि मेरा भाई, जिससे समझना, मेरा भाई मुझसे 10 साल का छोटा है। समझना बात को, पहले मेरा भाई मुझसे 10 साल का छोटा है, तो 10 साल का छोटा है, मैं बोलूँगा कि मेरा भाई मुझसे 10 साल का छोटा। अगर छोटा भाई मुझे किसी दोस्त को बताना चाहेगा मेरे बारे में तो क्या बोलेगा, मैं अपने भाई से 10 साल का छोटा हूँ। और मेरे को अगर किसी को बताना होगा किसी दूसरे पर्सन को, तो मैं बोलूँगा कि मैं अपने भाई से 10 साल का बड़ा हूँ। मतलब एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, लेकिन अलग अलग जगह बात हो रही है, तो अलग अलग तरीके से हो गया। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कितना बड़ा या कितना कम, तो ऑलवेज अंतर। मैंने बोला अधिक या कमी, हमेशा अंतर, तो अधिक या कमी हमेशा अंतर। तो क्या है, उतना ही अधिक है जितना कि 82 से कम, यानी कम और अधिक क्या है, बराबर है। तो बताना वो संख्या x है, तो देख 54 से उतना ही अधिक है, यानी कि 54 से बड़ा है, तो घटेगा किस में से, 54 x में से घटेगा। और कहता है कि जितना कि 82 से कम,
तो 82 से कम है, यानी 82 में से अब घटेगा, 82 में से x घटेगा, x वाले को इधर लाएंगे 2x हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो 4 दूनी 6, अब 8 5 13 136, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 61 68 है ना, 68 देख लिया जाए 68 है ना, क्योंकि 6 बार 12 एक गिरेगा 8, यानी 68 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया नया क्वेश्चन, देखिए बनाइए। कहता है कि एक संख्या 36 से उतना ही अधिक है जितना कि वह 86 से कम है। ये आईटीआई पारा मेडिकल में ये सवाल पूछा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये PYQ का क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो संख्या से उतना ही अधिक है, यानी कहा जाए बीच बीचवा वैल्यू। अब बीच बीचवा वैल्यू क्या कहते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखा जाए क्या किया हम इस वाले में, क्या किया, दोनों को जोड़े हैं ना, ईपटी ला के दोनों को जोड़े, 2 से भाग दिए हैं। सिंपल भाषा में इधर भी क्या करेंगे, 86 + 36 बटा में 2 कर देंगे, यही हमारा x का वैल्यू निकलेगा। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 8 2 10, 1 11 1 12, यानी 2 से भाग दीजिएगा, 61 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्लियर है? चलिए आगे देखिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उम्मीद करता हूं देख लिए होंगे अब तक। कोई एक संख्या है जो अपने का 1/3 18 से अधिक है, अधिक है, यानी वो संख्या, कोई एक संख्या मान लिया x है और अपने का यानी 1/3, तो बताओ बड़ा कौन है। मैं कहूं कि मेरे पास एक पैकेट में 50 रुपया, और मैं कहूं मेरे पास एक पैकेट में 50/2 रुपया है। मैं कहूं मेरे पास एक पैकेट में 50 रुपया, और मैं कहूं अगले पैकेट में मेरे पास 50/2 रुपया है। इसका मतलब किस में ज़्यादा है, तो बोले 50/2 यानी 25 रुपया सर, तो मतलब इसमें कम हुआ और इसमें ज़्यादा है, 50 रुपया वाला बड़ा है। तो ये कह रहा है कि कोई एक संख्या अपने का 1/3 यानी कोई संख्या x है और अपने का 1/3 का मतलब x/3, तो बताओ बड़ा कौन है। x बड़ा हुआ क्योंकि ये तो थर्ड हिस्सा है, तो इसका अंतर यानी अधिक का है तो अंतर ऑलवेज, तो बड़ा यही है, तो बड़ा में से छोटा घटेगा और कितना आएगा 18 आएगा। तो देखा जाए तो 3x - x = 3 = 18, यानी 2x = 3 18, यानी मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा x का वैल्यू 27, ये 3 जाएगा ऊपटी, 9 × 27, आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना। 27 हो गया ना, क्लियर है इतना, हर एक पॉइंट आपको समझाता हुआ चलूंगा। चलो एक सवाल उसी टाइप में उसी तरीके का देख लो। यहाँ कह रहा है 27 कम है, यानी कोई बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा वो आपको खुद पहचानना होगा और सही तरीके से कैलकुलेट करना। कोई एक संख्या मान लीजिए x है और एक है x कितना है 5/2 है। 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा साथियों 2.5, यानी देखा जाए ये कितना 1 गुना है, ये 2.5 गुना, यानी बड़ा अब ये हो गया, बड़ा अब ये हो गया। यानी हम लोग क्या करेंगे 5/2 × x में से अब x को घटाएंगे और 27 के बराबर लिखें। कितना कम है 27 कम है, तो बड़ा देखना पड़ेगा आपको खुद। तो मैं बता दूं 3x/2 = 27, यानी कितना बार में 9 × 27, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 18। वो संख्या कितना था 18 था, ऑप्शन नंबर बी। एक सवाल दोस्तों एक छात्र वाला आता है, भूल वंश वाला, भाग करने को कहा जाता है वो कर देता है गुना, और कभी कभी गुना करने को कहा जाता है तो वो कर देता है भाग। तो देखा जाए इसी टाइप का एक सवाल है, ये टेक्निक आपको मैं सिखा दूं थोड़ी देर के लिए। कहा जाता है कि एक छात्र को दोस्तों 8/17 से गुना करने को कहा गया। थोड़ा देर के लिए टाइपिंग मिस्टेक है, 8/17 से क्या कहा गया गुना करने को कहा गया, लेकिन दोस्तों बेचारा भूलवश 8/17 से क्या कर देता है भाग देता है। गुना करने को कहा गया, क्या कर दिया गया भाग। तब दोस्तों वास्तविक परिमाण जो आना चाहिए, जो गुना करने के बाद जो वैल्यू आता है वो रियल आता, लेकिन भाग दिया है तो उसका भी कुछ ना कुछ परिमाण आया होगा। जो रियल परिमाण है और जो भाग देने के बाद परिमाण आया, एक गुना करने के बाद जो परिमाण है एक भाग देने के बाद है, वह रियल परिमाण से 225 अधिक आता है, यानी इसका वैल्यू ज़्यादा आया, इसका वैल्यू कम आता, ओरिजिनल जो वैल्यू कम आता। तो बताइए कि दी गई संख्या कौन सी थी, मतलब कौन से संख्या में इसको, यानी 8/17 को जो गुना करने को कहा गया संख्या में, वह संख्या कौन था जो गुना करने के लिए कहा गया। तो जिस संख्या से गुना या भाग करने को कहा जाए, ये कितना है 8/17 है,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो क्या करेंगे, अंश गुने हर करेंगे, ऑलवेज याद रखना, फॉर्मूला नोट कर लेना, अंश गुने हर, या फिर ऐसे कर दो भिन्न का गुणनफल, भिन्न का गुणनफल बटा में दोस्तों, बटा में दोस्तों अंश और हर है ना, यानी अंश तथा हर जो भी है ना, अंश तथा हर के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, ठीक है, और गुने जो अधिक नंबर, अधिक या कम प्राप्त, है ना, अधिक या कम प्राप्त वाला, है ना, अधिक या कम प्राप्त वाला, है ना। देखो अधिक कब प्राप्त होगा, जब ये नीचे में वैल्यू ज्यादा होगा, देखो नीचे में वैल्यू जब ज्यादा होगा तो अधिक प्राप्त होगा, जब ऊपर में वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तब कम प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये भिन्न का गुणनफल मतलब समझ रहे हैं, भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल। मेरी बातों को आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना, मेरे फीलिंग्स को समझिए आप लोग, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अंश तथा हर का गुणनफल, बस मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग समझो बात को। अब देखा जाए, बनाओ कितना है, 8/17 है, कितना 8/17 यानी अंश बटा में हर। तो ऊपर में क्या करेंगे, 8 गुने 7 गुने पर कितना है 225, और नीचे में क्या करना है, नीचे में क्या करना है साथियों, नीचे में क्या करना है, अंश हर के स्क्वायर करके अंतर करना है। तो 17 का स्क्वायर यानी कि 289, या फिर ऐसे कर सकते हो, अगर 17 का स्क्वायर अब माइनस क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, याद है तो ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 में से 64 घटाओगे 225 आ जाएगा, देख लेना 2225, यानी 17 का स्क्वायर कितना 289 में से जब 64 घटाओगे 225 आ जाएगा, है ना। तो ये खत्म हो जाएगा, 8 7 56, 8 5 13, 136 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 136, ये लीजिए, ठीक है। या फिर अगर उतना नहीं आ रहा है तो एक बार 17 + 8, एक बार 17 - 8 कर दीजिए, और फिर उसके बाद कट जाएगा, फिर भी उसके बाद कट जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके का सवाल है। अब की क्या है कि परिणाम से, वास्तविक परिणाम से, है ना, 17 कम प्राप्त होता है। कम लिखा यानी देखना ऊपर का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, अंश का वैल्यू ज्यादा होगा। उस समय देखिएगा, उस समय अगर ध्यान दिए होंगे तो कम होगा, अंश का वैल्यू कम होगा, लेकिन उस समय अधिक था, लेकिन अब क्या है, कम है, तो उस ऊपर वाला अधिक होगा। तो सेम बात करेंगे, है ना। जो संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 गुने 9 कितना कम 17, 81 - 64। तो देखा जाए 9 8 72 आंसर ही आएगा, क्योंकि देखा जाए तो कितना आएगा घटा करके, 11 में से 4 जाएगा 7, 7 3 10 11, फिर ये कितना हो जाएगा 7 में 17 आएगा, यानी देखा जाए तो ये पूरा पूरा खत्म, 9 8 72, यानी वह संख्या कितना आएगा 72। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये पूरा पूरा कट ही जाए, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी कभी रिमाइंडर बचेगा तो फिर और काटना होगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये अभी कट जा रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब दोस्तों हम लोग आगे के चैप्टर को करेंगे, अब अगला हमारा टॉपिक आने वाला है, इतना आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे के टॉपिक को समझते हैं।